बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम दो तीन बातों की वजह से है। एक, इसमें इसको समझ के आप जो पूरा पीआर का प्रोसेस है कनाडा का, वो स्टेप बाय स्टेप खुद कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन जो कुछ भी करना पड़ेगा और जो कुछ भी होता है वो सब मैं आप लोगों को इसमें सिखा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, कहाँ से लेना है सब कुछ वो भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे के ऊपर भी बात कर लेंगे और तमाम चीज़ों को आपको मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन आपने पूरा देखना क्यों है, इस वीडियो को समझना क्यों है? इसलिए कि हम लोग एक एक को बिठा के ये बात बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बात बहुत लंबी है। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि एक वीडियो के ज़रिए हज़ारों लोगों को ये पैगाम या ये समझ मिल जाए जो हम 1 बाय 1 नहीं कर सकते। फ़ोन मुझे कोई करेगा फॉर एग्जांपल और मुझे बोलेगा जी आपने जो बात की थी ज़रा मुझे उसके बारे में डिटेल चाहिए, तो डिटेल ही दे रहा हूँ मैं आपको। इसको डिटेल कबूल करके जो है आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से 1 A to Z जिसे कहते हैं मालूमात आपको दी जा रही है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपके पास होना चाहिए, क्या बहुत ज़रूरी है, कितना खर्चा आता है, ऑलमोस्ट ये तमाम चीज़ें जो है हम कवर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टार्ट क्या है? देखें, सबसे आसान अपने पास नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा canada.ca। ये है वो वेबसाइट, इसमें सब कुछ ही अवेलेबल है। यानी कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाएंगे तो वो फीस लेगा। तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाते तो फिर आपने क्या करना है, canada.ca इज अ बेस्ट वेबसाइट और ओनली वेबसाइट जो आपको ये सपोर्ट करती है कि आप उसे खोलें। नंबर 1। उसके बाद आप अपने CRS स्कोर जो है वो कैलकुलेट करें कि वो कितने बन रहे हैं। अब वो देखिए कि वो कितने बन रहे हैं। नॉर्मली लोगों के कम बनते हैं, ठीक है ना। क्या कितने बनने चाहिए? तो देखें, 450 बने, 500 बने, 460 बने, 440 बने, 430 बने। लोगों के 400 बनते हैं, 380 बनते हैं, हो सकता है। तो अगर कम बने तो हमें क्या करना होगा, अगर पूरे ना हो रहे हो तो हमें क्या करना होगा, तो वो बातों का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये है कि आपको तमाम बातों का प्रूफ देना होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरी एजुकेशन इतनी है तो जितनी है उसका प्रूफ दो, CRS में उसको डालो, ठीक है ना। आपकी एज कितनी है अकॉर्डिंग टू योर ID कार्ड, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है और तमाम मालूमात, एक्सपीरियंस कितना है, डिप्लोमा की है, डिग्री है, क्या है, जो कुछ भी है जिसका प्रूफ है, ठीक है ना। वैसे तो आप कहते हैं कि मुझे वेल्डिंग भी आती है, लेकिन सर्टिफिकेट जिन चीज़ों के हैं, डिप्लोमा डिग्री जिन चीज़ों की है, उनको आप CRS में काउंट या कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपने आइल्स कर रखा है, तो उसका स्कोर क्या है, क्या अपनी वाइफ की ने भी कर रखा है, ये तमाम बातें भी आपको CRS के अंदर स्कोर देती हैं और वो वही आगे आपको पॉइंट दिलाता है। उसके बाद अगर आप मुझे बोलें कि भी एक्सपीरियंस होना कितना चाहिए, तो ये आपके इल्म में होना चाहिए। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम भी है तो ठीक है, लेकिन 3 साल का प्रेफरेबल है। फिर आपने एक अच्छा सा आइल्स किया हुआ हो, या आप करने का इरादा रखते हो, या आप कर सकते हो, तो उसको भी आप CRS स्कोर में काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने बैंड आ सकते हैं या आ चुके हैं। तो उसको बहुत ज़रूरी होता है। देखें, अब इसको अपने यहाँ से एक पॉइंट समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट बहुत क्लियर, पहले पॉइंट क्लियर कर लें। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम भी आपने सुने होंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम भी आपने सुने होंगे, और फिर आपने सुना होगा कि PNP भी होता है, जिसमें सुबह आपको पिक करता है। ये तमाम बातें जो है बहुत मेहनत तलब हैं कि आप किसी भी एक इंसान के ऊपर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उसका स्कोर क्या है, उसके बाद वो किस प्रोग्राम में फिट हो रहा है। तो कम से कम एक, अगर हम स्ट्रेट अवे बोले तो 80 प्रोग्राम तो है ना। अब उस 80 प्रोग्राम के अंदर भी 10-10, 15-15 ऑप्शन होते हैं। फिर आपकी फैमिली का मैटर भी इंक्लूड कर दें तो वो भी एक फैक्टर ले आता है। तो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में मैं अभी क्या डिटेल दूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाए और कर सकते हैं। लेकिन अगर तमाम बातें मिलाकर भी आपका स्कोर जो है वो कम रह रहा है, मैंने मान लीजिए कि 460 क्रॉस नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूं, तो फिर 400 है, कितना है, 380 है, 360 है, क्या स्कोर क्या है, तो फिर जो है आपको मजबूरन जो है वो PNP का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि आपको किसी सूबे के अंदर जो है वो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यानी कि आप किसी सूबे का जिक्र करेंगे, और सूबे का जिक्र करेंगे तो आप
सूबे को एड्रेस करेंगे, यानी कि एक आपने प्रोफाइल बनाई है जो आपने फेडरल में जमा करवाई है, वो तो आपने करवानी ही करवानी है। उसके बाद आपने एक प्रोफाइल जो है आपने, बल्कि प्रोफाइल नहीं बल्कि आपने शो ऑफ इंटरेस्ट किया हुआ है एक सूबे के लिए, उस सूबे का आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब जब आप वो खोलते हैं तो वहां वो कहता है कि जी फलां सूबा आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक तो आपने लिखा ना कि एनी सूबा, एनी प्रोविंस, तो वो तो अलग बात है, लेकिन आपने जो है एक स्पेसिफिक सूबा मेंशन कर दिया, जी मेरा ये सूबा है, मैं इस सूबे के अंदर इंटरेस्टेड हूं, मॉन्ट्रियल की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, तो ब्रिटिश कोलंबिया है या कोई भी आप नाम ले लीजिए। तो फिर आपको वहां से अगर नॉमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो आपने जो फाइल बनाई थी अपनी इसके लिए फेडरल के लिए, वैसी एक फाइल जो है आपने एक और क्रिएट करनी है और अब आपने सूबे को वो जमा करवानी है। जब आप इस सूबे को जमा करवाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट या अपना पूरा केस जो है वो सबमिट करवाएं मेरे पास। अब आपका पॉइंट तो कम है ना, आपका फेडरल में तो नहीं बन रहा, एक्सप्रेस एंट्री तो नहीं बन रही, 6 महीने में तो उड़ने वाले नहीं है, तो अब आपको पीएनपी में आप जमा करवाए, यहां पर आके फीस लग जाती है। फीस जमा करवाइए, अपने हाथ से जमा करवाइए, बैंक के जरिए जमा करवाइए, ठीक है। क्योंकि आपने अगर किसी एजेंट के पास जाना है तो आप हो सकता है कि, क्योंकि हम जो बहुत सारी कॉल्स हम सुनते हैं उसमें तो यही होता है कि जी ये आप जमा करवाएं फीस, ठीक है ना, या ये आप अभी दे दें, हम आपको कनाडा से भेज देंगे, जो आपके दिमागों में चलता है ना रीच सिस्टम, ये चाय के होटल पे ऐसे ही जिक्र होते हैं तो वो आगे दिमाग में बैठे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से काम करवाएंगे, किसी जेन्युइन कंसल्टेंट से काम करवाएंगे, तो वो फिर आपको यही बोलेगा कि आप फीस खुद भर दें, अगर हमसे भरवाएंगे तो भी आपको भरनी पड़ेगी। लगभग मान लीजिए कि आपके दिमाग में मैक्सिमम मिनिमम फिगर होना चाहिए। मिनिमम तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कौन सा सूबा पिक कर रहा है, कौन से सूबे में हम इंटरेस्टेड हैं, उसकी कितनी फीस है, इसके बारे में तो आपको वहां लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूं। लेकिन 1500 से $2000 तक का मामला हो सकता है। ये मतलब आप एक दिमाग में एक फिगर लगा लें तो पाकिस्तानी को 2, 2.5, 3 लाख रुपए वहां पर आपके उस सूबे के ऊपर लग सकते हैं। 50,000 भी लग सकते हैं, 3 लाख भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी लगने होंगे वो आपके डॉलर की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। तो उसमें कोई वो नहीं, तो आप अपने बैंक के जरिए डायरेक्ट पे करें आप, ठीक है ना, कोई तरीका सीख लें, Canada.ca से बात कर लें, आप अपने सूबे से बात कर लें, उनके जो वहाँ पर कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, जो आपको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, उनसे बात कर लें। दे विल गिव यू एवरीथिंग कि भाई ये नाम है, ये नंबर है, ये बैंक है, यहाँ डाल दो इतने पैसे, इतने डॉलर्स, तो आपको वो बता देंगे। अब यहाँ पर एक मसला आता है कि और कोई फॉर्मेलिटी है? अभी तो आपने पीएनपी शुरू किया है, अभी तो आप पीएनपी में गए हो, तो और फॉर्मेलिटी ये है कि यू हैव टू शो फंड्स। और फंड का मतलब होता है कि आपके पास इस टाइम बैंक में कितने पैसे हैं। हर सूबे का अपना अपना अलग अलग होता है, इसलिए मैं अगेन कह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ डाला हुआ है, ये भी एक अलग बात है, या आपका केस आपके कंसल्टेंट ने कहाँ का बनाया हुआ है। लेकिन हम एक रफली बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि उस सूबे का डिमांड है कि आपके अकाउंट के अंदर $13,000 होने चाहिए, फर्ज कर लीजिए। तो अगर होने चाहिए तो उनका जो सिस्टम होता है वो ये कि 3 से 6 महीने का पुराना फंड हो। ये ना हो कि वो अभी उन्होंने बोला है 26 तारीख को और 27 तारीख को आपने $13,000 डाल दिए दिखाने के लिए। हो सकता है आपके हों, हो सकता है आपने उधार लिए हुए हों, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने की तैयारी करें। लेकिन मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिन लोगों ने फ्रेश फंड डाले और उनका काम हो गया है, तो काम रुका नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप कमेंट कर दें नीचे कि जी मेरे दोस्त ने तो 2 दिन पहले डाला था, उसका काम हो गया। तो हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मगर चूंकि ये प्रैक्टिकली तो हुआ है, प्रैक्टिकली तो मैं भी मान रहा हूं मेरे सामने हुआ है, लेकिन लिखने में कानून नहीं कहता। तो कानून पे मैं जरा मुझे मजबूरी होती कि हम कानून बता रहे होते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि 2 दिन में डाल दें, हो जो काम मस्ट होगा, तो मस्ट कानून नहीं कहता। आपका काम हो गया, यू आर लकी इनफ। 100, 200, 500 काम हो गया, लकी इनफ। और उसके क्या केस के अंदर क्या जान होगी, क्या मामला होगा, जरूर कोई बात होगी, तभी तो कहीं ना कहीं उनको भी आंखें बंद करनी पड़ती हैं कि ठीक है यार, बंदे की बाकी तमाम चीजें बहुत शानदार हैं, तो सुबह उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर 3 महीने पुराना नहीं भी है तो फंड तो है ना, तो इस सूरत हाल के अंदर वो आपका फंड मान सकते हैं। अब फिर फैक्टर आता है कि जी 13,000 ही होगा, नहीं कम भी हो सकता है, फिर आप कहते हैं ज्यादा भी हो सकता है। भाई बात ये है, अब इसके अंदर आपका अपना केस है ना, आपने मेरी बात समझनी है। वाइफ है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बच्चे हैं, बढ़ जाएगा, बच्चे कितने हैं, हर बच्चे के हिसाब से बढ़ेगा। तो इसलिए हर बंदे का अपना केस होता है। आपने अपना सिस्टम खोल के बैठना है, आपने अपना Canada.ca खोल के बैठना है, अपना प्रोग्राम पकड़ना है, उस प्रोग्राम के अंदर अपना सूबा पकड़ना है, अपने सूबे के अंदर की फीस मालूम करनी है। सिंपल सी बात है। कहां से मिलेगी मालूमात आपको? Canada.ca।
अब आप सवाल करते हैं अब क्या होगा, ये तमाम चीजें मैंने कर ली हैं, हो गया। अब आपको नॉमिनेशन मिलती है आपके सूबे की तरफ से, और इस बात को समझिएगा, जब वो लेटर आता है तो वो लेटर आपने देना है फेडरल को। उस लेटर के जो पॉइंट्स है ना, वो आप तसव्वुर कीजिए जरा, आपके पॉइंट कितने हो रहे थे, 400, 380, 360 ऐसा कुछ हो रहा था, और 460 के ऊपर एक्सप्रेस एंट्री मिल रही थी। ये जो नॉमिनेशन का पेपर है, ये अगर आपको आ जाता है और आप इसको अपनी फेडरल की फाइल में लगा देते हो, तो आपको मिलते हैं सिर्फ एक कागज के 600 पॉइंट। अब मतलब मान लीजिए कि आपके पॉइंट कितने थे, 400, ठीक है ना, 350, 400 पॉइंट थे ना, 600 ये डाल दें, 1000 पॉइंट हो गए आपके। तो आपका यानी कि एक्सप्रेस एंट्री तो हो गया ना, तो मतलब ये तो पता लग गया आपको कि अब मेरा काम भी मस्ट होगा और अब मेरे जो स्कोर है वो भी होगा। लेकिन ये काम भी फ्री नहीं होता, ठीक है ना, इस बात को भी आपने समझना है। यानी कि यहां पर आके आपने समझना है कि तकरीबन मैं रफ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 80 में से आपने कौन से प्रोग्राम के अंदर काम शुरू कर रखा है, कहां पर आप अटक चुके हो और किस सूबे के अंदर आप इंटरेस्ट ले चुके हो और कौन सूबा आपको मुंतखब कर रहा है। $1200 से $1500 यहां पर भी खर्चा हो रहा होता है। ये तमाम चीजें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब आप कैनेडियन काम के लिए करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि कोई शॉर्टकट होगा, तो वो नहीं होता है। अगर आप कहते हो कोई जुगाड़ होती है इसकी, तो नहीं हो सकती है। कोई आपको छोड़कर आएगा तो नहीं होता है ऐसा कुछ भी। बातें बहुत हैं, आप 100 बातें हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें दिमाग में लेके चलिए कि जब आपने अप्लाई करना है कनाडा के लिए, तो आपने होमवर्क ज़रूर करना है। अगर आपका होमवर्क नहीं है तो फिर आप फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि जी अगर इनको समझना हो हमने तो किस तरीके से हम नॉलेज ले सकते हैं। तो नॉलेज लेने के लिए आपको मैंने बता दिया कि canada.ca के अंदर भर भर के जो है आपको नॉलेज दी गई है। वो चाहते हैं कि आप उसको पढ़ें, वो चाहते हैं कि आप उसको समझें, और वो चाहते हैं कि आप उसको पढ़ के समझ के अप्लाई करें और आप आएँ। क्योंकि कनाडा वो मुल्क है जो आप तमाम लोगों को, दुनिया भर को, यानी कि वहाँ पर अगर आप, ऐसा कोई ख़ानदान नहीं होगा जहाँ उसका रिश्तेदार ना हो कनाडा में, तो यकीनन मैं जानता हूँ कि आपके भी रिश्तेदार होंगे। तो ये तो आप सवाल मुझसे नहीं करने वाले कि कनाडा में आज तक कोई गया है, ठीक है। तो वो बात जो है वो आप तमाम लोगों के पास प्रूफ आपके फैमिली में मौजूद है। आप कभी भी अपनी फैमिली को अगर आप रिसर्च करेंगे तो यू विल गेट कि हाँ मेरा फूफी का बेटा, मेरा चाचा का बेटा, या मेरी फैमिली, मेरा मामू कनाडा में रहते हैं। तो ये इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मेरे हिसाब से तकरीबन 2023 तक वो 10 लाख लोगों को और लेंगे, और तकरीबन 10 लाख लोग, मैंने कम बताया है, कोई 13 लाख का फिगर टच करता है, 12.5 लाख से ऊपर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एवरी ईयर हो रही हैं। अब उसके अंदर ये है कि आप कितना नॉलेज रखते हो और कितना नॉलेज ले सकते हो, तो वो मेहनत तलब मामला है। तो उस मेहनत को मैं समझता हूँ कि आप अगर इंसान मेहनत ना भी करे तो फिर फ़ायदा ही क्या है। मतलब आप फसल लगाने के लिए तो आप डायरेक्ट तो चावल नहीं मिल जाते ना, तो वो शुरू होता है ज़मीन में मामलात से। तमाम चीज़ें, बीज लगाइए तो फिर दरख्त निकलेगा, दरख्त मिलेगा तो फिर फल मिलेगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह, जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।